नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बिहार की सियासत से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर से कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े अब से थोड़ी देर पहले जारी कर दिए गए। बिहार में 27% आबादी पिछड़ा वर्ग की है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा 36% है। यह पता चला है जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद। बिहार में 15.5% सामान्य वर्ग है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। इसके अलावा अगर SC ST वर्ग की बात की जाए, अनुसूचित जाति जनजाति की 21% से ज्यादा आबादी है बिहार में। तो देखिए, बिहार में जातिगत जनगणना के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके बाद जो जाति की रिपोर्ट है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग 27.12% है बिहार में। अति पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा वर्ग है बिहार में। अति पिछड़ा वर्ग, इसकी तादाद है 36%। इसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग जो है, उसकी आबादी का फीसद जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 19.65%। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति ST वर्ग 1.68%। और जनरल कैटेगरी की अगर हम बात कर लें, जिसे सामान्य वर्ग कहा जाता है, 15.52% आबादी जनरल कैटेगरी की है, सामान्य वर्ग की है। वहीं हिंदू मुसलमान कितने बिहार में? बिहार में हिंदू 81.99% और मुस्लिम आबादी का प्रतिशत जो है वो है 17.7, यानी 82% आबादी हिंदू और 17.7% मुस्लिम। इसके अलावा बिहार में सिख आबादी जो है उसका रिप्रेजेंटेशन है 0.01% और ईसाई आबादी इससे भी कम 0.05%। इसके अलावा बिहार में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं 0.08% और जैन 0.009% आबादी। और संजय जायसवाल इस वक्त बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। संजय जी, क्या कहेंगे? जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी कर दिया है बिहार सरकार ने और बिहार सरकार कह रही है कि यह ऐतिहासिक पल है। अब तमाम योजनाएं, नीतियां सरकार इन आंकड़ों के मद्देनजर बना पाएगी। सभी दलों की सहमति से, और ये हमारे वित्त मंत्री थे लालू जी, विरोधी दल के नेता थे तेजस्वी यादव, जब हमने 500 करोड़ रुपए इस पर रिलीज किया था। दूसरी बात यह है कि कर्पूरी ठाकुर जी और कैलाशपति मिश्र जी, अर्थात उस समय भी भाजपा और समाजवादी गठजोड़ था, जिसने बिहार में पिछड़ों को और अति पिछड़ों को पहली बार आरक्षण दिया था। मंडल कमीशन ने भी 27% आरक्षण इसी बेसिस पे दिया था कि देश में पिछड़ों की आबादी 54% है। तो हाँ। ये जो डेटा है 500 करोड़ खर्च करके हम वही अभी तक जो बताया गया वो वही जाने हैं जो कि मंडल कमीशन और कर्पूरी ठाकुर और कैलाशपति मिश्रा जी ने जो आज से 50 साल पहले जो चीज को बताया था। संजय जी, फिर बीजेपी इसे भ्रम पैदा करने वाली रिपोर्ट क्यों बता रही है? इसलिए दो कारण से बता रहे हैं। एक तो जो बिहार के जो डेटा है और बिहार का सेंसस है, हाँ? उन दोनों में एक तो थोड़ा सा अंतर है, और दूसरा जो बात थी कि कौन पीछे छूट गए हैं, उन सबों की हम चिंता करेंगे, क्योंकि 33 साल के नीतीश और लालू यादव के शासन में आज भी एक बहुत बड़ा तबका पीछे छूटा हुआ है, जिसको आगे बढ़ाने का काम करना है। ठीक है। वो तबकों का जब तक आप सोशियो इकोनॉमिक डेटा दीजिए और उनको बढ़ाने के लिए आप क्या करें, ये कीजिए। संख्या बताना, तो ये संख्या तो पहले से मालूम है, इसमें संख्या क्या, मुसलमानों की आबादी का सेंसस ठीक है। संजय जी बने रहिएगा, आप हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जोड़ रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये भ्रम पैदा करने वाली रिपोर्ट आप लोगों ने पेश कर दी है। अरे बीजेपी ने तो लाख प्रयास किया इसमें अड़ंगा बाधा पहुंचाने का, लेकिन ये जाति जनगणना सर्वे कार्य जो है बिहार सरकार ने करा दिया। नीतीश तेजस्वी की सरकार ने, हमारी पार्टी का ये चिर परिचित मांग था और ये ऐतिहासिक क्षण है आज, और ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। मृत्युंजय जी, लेकिन संजय जायसवाल हमारे साथ मौजूद है, वो तो कह रहे हैं बजट तो उन्होंने ही एलोकेट करवाया था, अब आंकड़े बस आप लोगों ने सामने रखे हैं। उस वक्त तो आप लोग विपक्ष में थे।
देखिए, आदरणीय संजय जायसवाल जी को पता है कि ये मांग तेजस्वी यादव जी की हुई थी जब आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ थे। तो प्रधानमंत्री जी से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था। माननीय मुख्यमंत्री उस समय उन्होंने खुद ही कहा था कि ये तेजस्वी यादव जी के कारण हम लोग आए हैं और बीजेपी को इतने दिनों तक मौका मिला, क्यों नहीं कराया। बीजेपी ने बहुत प्रयास किया इसको रोकने का, बाधा पहुंचाने का, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हो पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक बल नहीं है बोलने का। आज ऐतिहासिक क्षण है और जिस तरह से नीतीश तेजस्वी की सरकार ने ये करा दिया और इसको सार्वजनिक कर दिया, ये आज का क्षण ऐतिहासिक है। मृत्युंजय जी, ये बताइए कि जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। हिंदू आबादी में अलग अलग जातियों की आबादी का प्रतिशत क्या है वो हमारे सामने है। मुस्लिम आबादी जो तकरीबन 17% बताई गई है, 82% हिंदू, 17.7%, 17.7% मुसलमान। ये मुसलमानों में भी अलग अलग जाति के आंकड़े हैं क्या? ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, ये सवाल है सब लोगों के लिए, सभी जातियों के लिए। आज ब्राह्मणों की भी संख्या 3 कुछ ज्यादा है। सब लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए ये आंकड़ा तो कोई भी चीज का एक डाटा आंकड़ा तो चाहिए ही ना, कोई भी योजना बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। नहीं तो यही मैं जानना चाह रहा था, क्या मुस्लिम आबादी में भी जो अलग अलग जातियां हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, ये बताया गया है क्या? इसकी गणना हुई है? सारे चीजों को आप देखेंगे जो दिया गया है, आंकड़ा सार्वजनिक किया गया है, बारीकी से एक एक चीज का ख्याल रखा गया है। ठीक है, और जितने सवाल आपके हैं सबका जवाब उसमें है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस भी लगातार बिहार से सामने आ रहे हैं। जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने के तुरंत बाद नीतीश कुमार लालू यादव से मिलने पहुंचे। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये देखिए, एक तरफ जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली रही थी कि खबर आई कि नीतीश कुमार पहुंच गए हैं लालू यादव से मिलने। जबरदस्त राजनीतिक हलचल बिहार के सियासी गलियारों में। जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने पर लालू यादव ने क्या कहा, यह देखिए। गांधी जयंती पर ऐतिहासिक क्षण के हम सब गवाह बन रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं। बीजेपी की साजिशों के बावजूद जाति सर्वे रिलीज किया गया है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, ये कहा है लालू यादव ने। तो देखिए, आंकड़े उपेक्षितों के विकास में मददगार साबित होंगे, ये लालू यादव ने कहा है। लालू यादव का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज कर दिया है। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने में नजीर पेश करेंगे, ये लिखा है लालू यादव ने अपने ट्वीट में। और देखिए, इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता बिहार की राजधानी पटना से मौजूद हैं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी कांग्रेस के गलियारों से हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रूपेश, बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल इस वक्त नजर आ रही है। जातिगत जनगणना के आंकड़ों को जारी करने के बाद क्या होता आप देख रहे हैं वहां? देखिए, जातीय जनगणना जब से शुरू हुई या फिर उसके पहले से ही, जिस तरह से रामचरितमानस में ढोल गंवार, उसके बाद से आप देखिए ब्राह्मण, ठाकुर, महिला आरक्षण बिल के बाद भी कहा गया कि सिर्फ लिपस्टिक और जो बॉबकट वाली महिलाएं हैं, यानी कि जो ऊंची अगड़ी जाति की जो महिलाएं हैं उन्हीं को स्थान मिलेगा। अगर आप पिछड़ा, ठाकुर, ब्राह्मण, पठान, ये जितनी बातें हुई वो सब इसी का प्रीफिस या सफिस था। ये जातीय जनगणना के इर्द गिर्द ही ना सिर्फ इस वक्त बिहार की राजनीति घूम रही है, बल्कि आने वाले चुनाव में भी घूमेगी। हालांकि नीतीश कुमार ने बार बार ये कहा कि हम आर्थिक और जो शैक्षणिक स्थिति है, कहा गया कि किसके पास कितना कंप्यूटर है, किसकी शैक्षणिक योग्यता, आवासीय स्थिति, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, आय का जो स्रोत है, सबकी जानकारी ली जाएगी। लेकिन ये जो रिपोर्ट मेरे हाथ में है उसमें जाति 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 के अलावा कुछ नहीं है। कितने घरों में कंप्यूटर है, कितने के पास मोटर वाहन है, कितने के पास आवासीय भूमि है, कोई जिक्र नहीं है। 214 तरह की जातियां हैं।
हिंदू हो या फिर धर्म हो, मुसलमान हो, उन सब में जो अलग अलग जातियां होती हैं, उन तमाम तरह की जातियों को एक कोड दिया गया था। और ऐसी 214 जातियां, और जो जातियां शेष रह गई हैं, जैसे ट्रांसजेंडर को कोई जाति नहीं माना गया, तो अन्य को मिला लें तो आपसे जानकारी लेंगे। रुपेश, इस बीच देखिए एक अहम खबर, जातीय जनगणना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। जाति जनगणना सिर्फ भ्रम फैलाने के अलावा और कुछ नहीं, ये कह दिया गिरिराज सिंह ने। युवाओं को नौकरी देने का रिपोर्ट कार्ड पेश करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कह रहे हैं गिरिराज सिंह। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। देखिए जेडीयू नेता नीरज कुमार क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। देश में हमने नजीर कायम किया तो दिल्ली की वो हुकूमत जो उन धर्मांधता फैलाती है, लोगों को जो जीवन का अधिकार है, जो आरक्षण उनका संवैधानिक अधिकार है, उस पर अपरोक्ष रूप से हमला कर रहा है, तो बिहार मॉडल को देश अपनाए। तो देखिए जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी की तरफ से लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिएक्शन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह भ्रम पैदा करने वाली रिपोर्ट जारी की गई है। वहीं जाति आंकड़े पर नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री का बयान, 9 दलों की जल्द बुलाई जाएगी बैठक, इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए कार्रवाई की जाएगी, ये कहा है नीतीश कुमार ने। जाति आधारित जनगणना से जाति के साथ साथ आर्थिक स्थिति का भी पता चला है। जाति आधारित जनगणना के काम में लगी हुई पूरी टीम को बधाई, कह रहे हैं नीतीश कुमार। और जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं, उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। तो देखिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी स्वागत करते हुए, नई जानकारियां सामने आई हैं इस जातिगत जनगणना के आंकड़ों के जारी होने के बाद, ये कह रहे हैं। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है जातिगत जनगणना के इन तमाम आंकड़ों को, जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसको एक चढ़ाई करने का मौका मिल गया है सियासी तौर पर केंद्र सरकार पर। 3 बातें उसने अहम है। राहुल गांधी कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण बिल में आरक्षण मिलना चाहिए, और 50% की जो आरक्षण की कैपिंग है, अगर जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात की जाए तो वो आरक्षण की कैपिंग भी तोड़ दी जाए। यानी अब कांग्रेस और तमाम इंडिया के गठबंधन के दल जो हैं वो केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे कि आबादी कहीं ज्यादा है ओबीसी की, आरक्षण उनका बढ़ना चाहिए और जातीय जनगणना केंद्र सरकार कराए। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसको मुद्दा बनाकर राहुल गांधी और टीम इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर एक अस्त्र के तौर पर, सियासी अस्त्र के तौर पर मोदी सरकार पर इस्तेमाल करेगा। जी बिल्कुल 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 कुमार, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच हम रुख करना चाहेंगे आनंद प्रकाश पांडे का भी, लेकिन उससे पहले जातीय जनगणना पर दिग्विजय सिंह का भी देखिए बयान सामने आ गया है। एमपी में सरकार बनी
तो वहां पर भी जातीय जनगणना करेंगे। दिग्विजय सिंह ने कर दिया है बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो कास्ट बेस पर सेंसस मध्य प्रदेश में भी कराई जाएगी। हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं, ये कहा है दिग्विजय सिंह ने। सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं सर, बधाई। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में चुनाव भी है, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी, तो वहां पर भी क्या होने चाहिए आंकड़े से? हम तो हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं। तो सरकार आई तो सर आप मध्य प्रदेश में भी कराएंगे क्या सर? निश्चित। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या रुख नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का ओवरऑल? क्योंकि गिरिराज सिंह ने तो यह कह दिया कि जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट है, वो भ्रम पैदा करने वाली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है। अब बिहार के बिना पर पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग और जोर पकड़ेगी, ये आसार नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर भले ही बीजेपी ये कह रही है कि जो जातिगत जनगणना कराने का फैसला बिहार सरकार ने किया था तो उस वक्त बीजेपी सरकार में थी और मौजूदा आरजेडी जो सरकार का हिस्सा है विपक्ष में है। तो ऐसे में बीजेपी ये जरूर कह रही है कि वो उस वक्त सत्ता में थी और उसी की सरकार ने यह फैसला किया था जातिगत जनगणना कराने का। लेकिन जाहिर तौर पे जातिगत जनगणना का फायदा जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनको होता है या फिर जो विपक्षी दल होते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो जाति आधारित ज्यादातर दल होते हैं और उनको जातिगत जनगणना का फायदा होता है। लेकिन बीजेपी चूंकि सत्ता में है और लगातार बीजेपी ये कोशिश करती रही है कि जाति को तोड़कर सबको एकजुट किया जाए, कि हिंदू वोट बैंक के तौर पर इकट्ठा किया जाए, जिसका फायदा बीजेपी को। और ऐसे में जितनी ज्यादा जातियों में समाज बटेगा, जितनी ज्यादा जातियां होंगी, जाहिर तौर पे ये बीजेपी के लिए नुकसान होगा राजनीतिक तौर पे। और एक बड़ी वजह ये भी है कि ये सभी दल जो है अब बीजेपी जिसकी सरकार केंद्र में है उस पर ये दबाव डालेंगे कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, आरक्षण की कैप को हटाया जाए, जो कि बीजेपी के लिए मुनासिब नहीं होगा। क्योंकि कुछ जातियों को खुश करने के लिए बीजेपी चूंकि एक नेशनल पार्टी है वो बाकी जातियों को नाराज नहीं कर सकती। तो ऐसे में बीजेपी की जो रणनीति है, जो बीजेपी का रुख होगा, वो कहीं ना कहीं एक तलवार की धार पर चलने जैसा होगा। और ऐसे में बीजेपी बड़ी ही सजी हुई प्रतिक्रिया। बीजेपी नेता विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। जनता के सामने आनी चाहिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये मामला को दबाने के लिए क्या क्या स्वरूप लाते हैं, और आज इनका मामला पूरी तरह से करप्शन और भ्रष्टाचार का शिकार ये बड़े भाई छोटे भाई की मानसिकता है। क्या लगता है ये जातीय गणना तो आप लोगों ने ही एक तरह से ये किया था और आज सामने आया है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज, तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। बहुत कुछ अभी घालमेल है इसमें लगता है। अब तो देखिए, अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग पार्टियों के सामने आ रहे हैं। रुपेश का एक बार फिर रुख करते हैं, सीधे आपको पटना लिए चलते हैं। रुपेश, ये कंफ्यूजन क्या कहानी कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ इसे बता रही है कि भाई ये भ्रम पैदा करने वाली रिपोर्ट है, फिर इसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इसकी राह तो हमने अग्रसर की जब हम सत्ता में थे। है क्या माजरा? देखिए, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी खुलकर इसका विरोध नहीं कर पा रही है। चाहे वो अदालत के गलियारों में ये मामला पहुंचा, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर, हालांकि ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार ने खुद कहा कि बीजेपी अदालत की पेचीदा गलियों में इसे फंसाना चाहती है। लेकिन ये जो आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव 3 दशक से ये माना जा रहा है कि एमवाई जो समीकरण है उसी के बलबूते लालू प्रसाद यादव तब भी सत्ता में थे और आज भी वो समीकरण उनका इंटैक्ट है, और वो उसमें 2% का लगभग या 2.5% का इजाफा हुआ है। अगर आप देखें एमवाई यानी कि मुसलमान देखें तो पहले 16% माना जाता रहा है, 17.7% हुआ है, और यादव 14% माना जाता है, वो 14 है। यानी कि 2% का 32% अगर हुआ तो 2% का इजाफा वहाँ हुआ है। और ईबीसी को लेकर के दोनों धड़ों में रणनीतियाँ बनेगी, चाहे वो एनडीए
एनडीए हो या फिर INDIA हो, क्योंकि ईबीसी की आबादी जो है वो 36% है। वो 36% बेहद डिसिसिव होगा, क्योंकि वो बढ़ता है और उसको लेकर के रणनीतियाँ पहले से भी, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर नीतीश कुमार की तरफ से हो, ईबीसी को लेकर। और वो ईबीसी जो अब बिहार में 36% है। जाहिर सी बात है, अगर लालू प्रसाद यादव का MY समीकरण 2% का इजाफा हुआ है, तो अब ईबीसी बिहार में 36% सबसे एक अहम धड़ा होगा और उसको लेकर के दोनों तरफ से रणनीतियां बनेंगी, दोनों तरफ से उसको लेकर बहुत सारी कोशिशें होंगी। MY समीकरण का आपने जिक्र किया, यादव 14.26%, 14.26%, मुसलमान 17.7%। ये MY समीकरण का, क्योंकि रुपेश जिक्र कर रहे थे इसलिए मैंने ये आंकड़े सामने रखे। लेकिन सबसे ज्यादा आबादी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है अति पिछड़ा वर्ग का 36%। और अब इसको लेकर तमाम नीतियां बनेंगी और तमाम इश्यूज सामने आएंगे आने वाले वक्त में। पॉलिटिकल इश्यूज का मैं जिक्र कर रहा हूं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा 36%, उसके बाद पिछड़ा वर्ग 27%, अनुसूचित जाति 19.6%। तो ये वोट बैंक जो है वो किस तरह निर्णायक साबित होगा बिहार की सियासत में, इस पर नजर रखनी होगी। और अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सुमंत कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी के पास पहुंच चुके हैं। सुमंत, जरा बात करें डिटेल में, त्यागी जी क्या कह रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, इन आंकड़ों में नई बात क्या है? बीजेपी ये भी सवाल पूछ रही है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हैं। सर, जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, लेकिन गिरिराज सिंह तो रिपोर्ट आते ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये तो भ्रम फैला रही रिपोर्ट जारी करके, कितनी नौकरी दी, क्या किया, वो बताना चाहिए। ये मांग में भारतीय जनता पार्टी बिहार की यूनिटी भी शामिल रही है। पिछले 15 वर्षों तक सत्ता में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल रही है। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी बिहार की यूनिट अपना कार्ड, रिपोर्ट कार्ड भी जारी करे कि पिछले 15 वर्षों में उन्होंने हमारी सरकार के साथ रह करके कौन कौन सी योजनाएं इम्प्लीमेंट कराने के लिए दबाव डाला। हमने एनडीए के सभी घटक दलों को लेकर के, अब यूपीए प्लस के सभी घटक दलों को लेकर के पहले बिहार में प्रस्ताव पास किया, फिर हम प्रधानमंत्री से मिले, उनसे आग्रह किया। सब जगह से निराश होने के बाद हमने बिहार में जातिगत जनगणना कराई है और हमें प्रसन्नता है, हमें गर्व है कि कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद समूचे देश के इन गरीब गुरबा वर्गों के लिए, इन वंचित समाज के लोगों के लिए, जिनके पास न धन है, न यश है, न मन है, उनके नेतृत्व करने का सौभाग्य नीतीश कुमार जी को मिला है। और उन्होंने 60% जो आबादी बिहार की है उसके सवाल को आज की भारतीय राजनीति का सबसे प्रमुख सवाल बना दिया है। अब हम चाहेंगे कि जातिगत जनगणना समूचे देश में कराई जाए। नीतीश कुमार जी हर स्टेट कैपिटल में जा करके ये मांग करें, पॉलिटिकल पार्टीज को मोबिलाइज करें, स्टेट गवर्नमेंट पे दबाव डालें। और जो इंडिया की होने वाली मीटिंग है उसमें हम ये एजेंडा भी रखें कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे, नंबर 1। नंबर 2, रोहिणी कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, जिसकी 13 बार एक्सटेंशन के बाद रिपोर्ट पड़ी हुई है, उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। हमने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। बिल्कुल सर, लेकिन एक सवाल है कि अब जब जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी हो चुके हैं तो बिहार की सियासत हो या देश की सियासत, आप क्या मानते हो उस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? जो इस जनगणना का विरोध करेगा वो हाशिए पर चला जाएगा। ये देश के 65% लोगों की मांग है, लिहाजा किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और नीतीश कुमार समूचे देश में अब जन जागरण करेंगे। जो सवाल कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के समय सामाजिक न्याय के अधूरे रह गए थे, उन सवालों को लेकर के नीतीश कुमार समूचे देश में जन जागरण करेंगे। और इंडिया गठबंधन का ये मुख्य मुद्दा होगा, महिलाओं के आरक्षण में पिछड़ों का आरक्षण हो, जातिगत जनगणना हो, उसके आंकड़े लागू किए जाए। तो क्या इससे पहले भी सर इंडिया गठबंधन में कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, या अब बिहार में जब जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं उसके बाद आपको लगता है कि इसे लेकर नीतीश कुमार की एक बहुत अहम भूमिका होगी? जैसा आप कह रहे हैं कि तमाम जो घटक दल हैं इंडिया अलायंस के, उनसे सभी नेताओं से नीतीश कुमार बातचीत करेंगे और इसके लिए प्रेरित करेंगे। नीतीश कुमार इस देश के इन वर्गों के आज की तारीख में सबसे चमकदार नेता है।
उन्होंने साहस दिखाया। कर्पूरी जी ने जैसे 78 में मुंगरीलाल कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू की थी, जिस तरह से वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, आज पिछड़ों को उनकी संख्या का और उनकी ताकत का एहसास कराने का काम नीतीश कुमार ने किया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी क्या कह रहे हैं आपने सुना जातिगत जनगणना के मुद्दे पर। आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर को सुनते हैं। अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो ओबीसी के साथ अगले 10 साल तक अन्याय होगा। उस अन्याय को भाजपा रखना चाहती थी, हम लोगों ने उसको खारिज किया बिहार में। तो अब चूंकि कास्ट सेंसस जारी हो गया है तो अब राजनीति की दिशा आप किस तरफ देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण क्या है राजनीति में कि सबको भागीदारी मिले, और जब सबको भागीदारी मिले तो आपको पहचान करनी पड़ेगी कि इसमें वास्तव में किसके लिए कितना जरूरी है। और जो आरक्षण संविधान संगत है, ये अगर कोई भी आरक्षण की बात की जाए और उसमें आप श्रेणी नहीं देखते हैं तो इसका मतलब है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य नहीं हासिल किया जा सकता है। आपने अभी देखा कि जो महिला आरक्षण लागू किया गया उसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल धारणा है कि अगर आरक्षण देना है तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस जिसमें कि SC ST आते हैं, सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस जिसमें कि OBC आते हैं, उसका जगह होना चाहिए। इन्होंने OBC को सिरे से खारिज कर दिया। और आखिरी सवाल, क्या इसके जरिए कहीं OBC वर्सेस EBC की लड़ाई तो नहीं शुरू हो जाएगी? 36% वर्सेस 27%? नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जो तो देखिए, प्रोफेसर नवल किशोर को आप सुन रहे थे। आरजेडी के स्पोक्स पर्सन रुपेश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। रुपेश, बीजेपी की तरफ से यह सवाल पूछा जा रहा है कि नया क्या सामने आया है, लेकिन उससे पहले सुनना होगा सम्राट चौधरी क्या कर रहे हैं, बीजेपी के नेता। जी, सर्वेक्षण आए हैं, समर्थन था और हम लोगों ने इसमें समर्थन देकर इसको पास कराया था। आज जो जातीय सर्वेक्षण आए हैं इसका अध्ययन करेगी भारतीय जनता पार्टी, किस मैकेनिज्म से इसको किया गया, और उसके बाद जरूर अपना बयान देगी। आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण नहीं जारी किया गया, जिसमें करना ही चाहिए। जब आपने जातीय जनगणना किया तो ये तय हुआ था कि उसमें आर्थिक और सामाजिक तौर पर किसका उत्थान हुआ किसका नहीं हुआ, इसको भी जारी करना चाहिए। जी रुपेश, अपनी बात जल्दी से पूरी करें। सम्राट चौधरी को सुन रहे थे हम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों सम्राट चौधरी या फिर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जिस तरह से कह रहे थे कि हम पूरी रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे, उसके बाद से हम उस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसका काट क्या हो, क्या इसका हम समर्थन करें या खुले तौर पर विरोध करें। जिस तरीके से इसके पहले जब से बिहार में जातीय जनगणना शुरू हुई, पहला चरण, दूसरा चरण, उसके बाद से ही खुल के ना तो विरोध कर पा रहे हैं और ना ही पूरा क्रेडिट उनको मिल पा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल का क्रेडिट लेने की कोशिश आरजेडी और जेडीयू कर रही है, उसी तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी जातीय जनगणना की रिपोर्ट आज सार्वजनिक हुई है तो इसमें क्रेडिट लेने की भी कोशिश होगी, लेकिन फिलहाल उनकी स्ट्रेटजी अभी तक स्पष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जिसकी तरफ इशारा मैंने पहले भी किया था कि नीतीश कुमार बार बार जब से जातीय जनगणना पर विवाद शुरू हुआ तब से कहा कि यह आर्थिक सर्वे है, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में आर्थिक सर्वे का कहीं भी जिक्र नहीं है। और बार बार जब भी नीतीश कुमार से पूछा गया है जातीय जनगणना, तब उन्होंने कहा यह जाति की जनगणना नहीं है, यह बिहार में एक आर्थिक सर्वे किया जा रहा है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, सुन लेते हैं। बेस पर है और समाज को फूट डाल के, समाज को अलग अलग दिखा के उसमें अलग अलग जातिगत नेताओं को खड़ा करके अपनी राजनीति करते हैं। बिहार के विकास पर कभी उन्होंने बात भी नहीं किया और बिहार के जो दुर्गति है, बिहार देश का सबसे दूसरा प्रदेश होने के बावजूद भी वो। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शंस नजर आ रहे हैं फिलहाल वो काफी तल्ख नजर आते हैं, लेकिन पार्टी की औपचारिक लाइन क्या होगी इस पर नजर रखनी होगी। फिलहाल जो तमाम बड़े नेता हैं वो एक तरह से विरोध करते हुए ही नजर आ रहे हैं और जो आंकड़े जारी किए गए हैं उन्हें भ्रम पैदा करने की कोशिश भी बताया जा रहा है।